दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की जो है हिस्ट्री का पोर्शन देख रहे हैं। पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। हमने फ्रांसीसी क्रांति का जो है रूपरेखा देख लिया था, है ना। आज हम देखेंगे क्रांति का प्रारंभ, ठीक है, किस प्रकार क्रांति हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये ऊपर हमने देख लिया था, मतलब कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है पृष्ठभूमि फ्रांस की क्रांति के लिए माहौल तैयार हो चुका था। अब वित्तीय संकट से निकलने के लिए लुई 16वें के सारे प्रयास निष्फल हो चुके थे, तो उसे मजबूरन जो है संसद की मदद लेनी पड़ी। तो आइए अब हम देखें कि किस प्रकार जो है क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। तो देखिए, पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, है ना। तो ज़रूर कैसे किया होगा, क्योंकि वो राजा है, राजा तो बस आदेश देना होता है ना। उस समय वित्तीय संकट भी था। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से नहीं कर लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को के जो है अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, ठीक है। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, याद आ रहा होगा आपको कि पहले और दूसरी में कौन कौन से आते थे, ठीक है। ये आते थे पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और तीसरे सामान्य वर्ग, ठीक है। तो प्रथम दो के पास जो है कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा है। अच्छा ठीक है, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप पहला वीडियो उससे देख लीजिएगा। फिर जब आप सेकंड वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो क्या होता था कि जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक हुई थी 1614 में। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। फिर क्या हुआ देखिए आगे। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए, और तीसरे स्टेट, ठीक है, इनके 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व इनके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे, ठीक है। किसानों, औरतों और कारीगरों की सभा में प्रवेश जो है वो वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें थे ना, इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। लेकिन तीसरे वर्ग का क्या, तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने ये मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यानी कि जो 3 स्टेट्स में बटे हुए हैं, तो तीसरे स्टेट्स के जो किसान औरतें होती हैं उनको भी मतदान में शामिल किया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो, बहुत अच्छे ट्रिमेंडस फिलोसोफर है ये, तो रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसे प्रस्तुत किया। लेकिन एज यूजुअल सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो इससे तो असंतोष फैलना ही फैलना है ना। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, ठीक है। तो तीसरे स्टेट के जो है प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक, ध्यान रखेंगे, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार होया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व किया था मिराबियो और आबेसिये ने किया नेतृत्व, ठीक है। तो मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह जो है इन सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से बिल्कुल भली भांति सहमत था। फिर जो है उसने एक पत्र निकाली, पत्रिका, और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी।
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी देख लेते हैं। सन 1774, इस समय क्या हुआ था, लुई 16वें जो है फ्रांस के राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में क्या हुआ है, ए स्टेट जनरल का आह्वान, ठीक है, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में देखिए सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। फिर 1792-93 में क्या होता है, फ्रांस गणराज्य बनता है, सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है, जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार। अच्छा देखिए, जिस वक्त नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था ना, उस समय जो सब व्यस्त थे, तो पूरा फ्रांस जो है आंदोलित हो रहा था। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, फसल पूरी जो है बर्बाद हो गई थी, क्योंकि पाले में जो है फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और पाव रोटी की कीमतें जो है आसमान छू रही थी। अब बताइए कि खाने की चीज़ें जब आसमान छुएंगी उनकी कीमतें, तो सामान्य लोगों का क्या होगा। बेकरी के मालिक भी उस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे, जमाखोरी में जुटे हुए थे कि हम कितना इकट्ठा कर लें, है ना। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। तो क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूत कर दिया। अब जाहिर सी बात है, किसानों महिलाओं का इतना शोषण करेंगे तो उनमें असंतोष फैलेगा ही और ये क्रांति का रूप लेगा ही। देखिए देहाती इलाकों में गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में ये भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए थे। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई, ठीक है। और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली, बात है सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और एक व्यक्ति के साथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया जाए, है ना। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, ठीक है। तो देखिए चित्र के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है कि सक्रिय नागरिक, ठीक है। यहाँ देखिए सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग ये वोट दे रहे हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली विधायिका बनी, ठीक है। यहाँ पे वोटिंग हो रही है, न्यायाधीश बने। यहाँ पे नेशनल असेंबली के नियंत्रण सम्राट के नियंत्रण में और मंत्रियों के नियंत्रण में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। तो नेशनल असेंबली जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिक को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया। तो क्या था यहाँ, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को, ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, पुरुषों को फोकस कर रही हूँ, औरतों का क्या है ना। आगे देखते हैं, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे।
ऐसे पुरुष शामिल थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान जो है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय, यानी कि उस अधिकार का हरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, छीना नहीं जा सकता, अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, यानी कि जन्म लेने से ही जो है वो प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो बात कर लेते हैं क्रांतिकारी पत्रकार ज्या पॉल मरा, है ना। इन्होंने अपने अखबार में लामी द पीपल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर ये टिप्पणी दी। देखते हैं क्या टिप्पणी दी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इन बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ठीक है। अब देखिए पुरुष एवं नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र में थी क्या क्या चीज़ें। सबसे पहली बात ये थी कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरी चीज़, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है और ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। अगला है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। अगला, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अगला है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। अगला है 7वां, ठीक है, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार या फिर नज़रबंद किया जा सकता है। अगला है, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी उसी की होगी। अगला है, सार्वजनिक, ठीक है, सेना और प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। अगला है, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो, और ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति में ना, यानी कि जो भी राजनीतिक प्रतीक थे उनके भी मायने हैं, है ना। मायनों को देख लेते हैं। देखिए 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए महत्वपूर्ण, जैसे कि आपने देखा कि 90% किसान थे, है ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे। भले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी लेकिन वो स्त्री पुरुष जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, और इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों की घोषणा पत्र में लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। अब आइए इन प्रतीकों को देखते हैं। ये देखिए, ये आपको जंजीर दिख रही होगी, टूटी हुई जंजीर, है ना। इसका मतलब क्या है, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। अब ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे, ये है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है और एक पूरे गट्ठर को नहीं, तो एकता में ही बल है। अगला सिंबल है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख।
तो सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। अगला है राजदंड, ठीक है, तो ये है शाही सत्ता का प्रतीक। अगला है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यानी कि सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। तो देखिए ये है जो है लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ना। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग, ठीक है। अगला है डेनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप, ठीक है। विधि पट्ट है ये, ठीक है, कानून सबके लिए समान है। तो ये सारी चीज़ें प्रतीक हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रांति का स्वरूप जो है वो फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है कि गणतंत्र की स्थापना हो सकी है ना। फ्रांस की स्थिति में आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बहुत बनी रही। लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन प्रशासन के राजा से जो है उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी प्रशा के, है ना। फिर जो है फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश भी जो है के शासक चिंतित थे, और इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। आगे देखते हैं। देखिए प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे ना, उनमें कवि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। जिस प्रकार हमारे देश में जो है गाना गाते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसी प्रकार फ्रांस के भी जो है राष्ट्र देश की भावना जो है जागृत हो गई थी। और इसीलिए जो है ये जो नाम मार्सिले जिन्होंने लिखा था, तो वो जो है फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया था, ठीक है। अब हमारे देश के राष्ट्रगान क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई हुई। जाहिर सी बात है, जब भी क्रांतिकारी युद्ध होते हैं तो क्या होता है, जनता की क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है, जान माल की हानि होती है ना। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई थी, औरतों के हाथ में आ गई थी, कंधे पर पड़ गई थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 1791 में ना संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। लोग राजनीतिक क्लबों में जो है अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब, ध्यान रखेंगे जैकोबिन क्लब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। तो जैकोबिन जो क्लब है ये आपको याद होगा टीपू सुल्तान ने भी ज्वाइन किया था। तो ये जैकोबिन क्लब किसका था, ये फ्रांस वासियों का था, फ्रांसीसियों का, ठीक है, जिनका नाम जैकोबिन क्लब का नाम रखा था भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो है अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। और इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। और इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों के बारे में देखेंगे। आगे हम महिलाओं की भी गतिविधियां देखेंगे, है ना। बात करते हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे कि जूता बनाने वाले हो गए, है ना, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर या दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर थे। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, यानी कि जिसे घुटन्ना कहा जाता है, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग रखने के लिए किया था, है ना। और यह ब्रीचेस जो है ना, पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का जो है उनका तरीका था। अब देखिए, ये आपको ब्रीचेस वाले व्यक्ति दिख रहे होंगे, है ना। तो ब्रीचेस का जो है ये लोग बायकॉट कर रहे थे, ठीक है।
तो इसलिए जैकोबिनों को ना 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ है बिना घुटने वाले। ठीक है, तो क्या है कि 100 कुलात पुरुषों में लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता के प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। ठीक है, और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो या ना हो, ठीक है, मतदान का अधिकार उन्हें दिया गया। देखिए, नवनिर्वाचित असेंबली को ना कन्वेंशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन का नाम। बात है 21 सितंबर 1792 की। इस दिन इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर सन 1792 में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार क्या होता है? गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, और यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। तो सबसे पहले तो आप अपने भारत देश को ही ले लीजिए। हमारा भारत भी तो पहले राजतंत्रीय शासन था। वहाँ पे 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे यहाँ जो है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है हुई है ना। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि देश का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, यानी कि वंशानुगत राजशाही नहीं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होता था। ये चीज़ खत्म कर दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने भारत का ही नाम ले लीजिए। और देखिए, ये जो फ्रांस की क्रांति है ना, किसी न किसी तरह जो है भारतवासी भी इससे प्रेरित थे। जब अंग्रेज हमारे देश में आके शासन कर रहे थे तो आप देख रहे होंगे, आप जान पा रहे होंगे, मैंने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ाया है, कई सारे किसानों के आंदोलन हुए, है ना। किसान असंतुष्ट थे, व्यापारी असंतुष्ट थे, महिलाएं असंतुष्ट थी। कई सारे क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारियों के नाम भी आप जानते होंगे, भगत सिंह हो गए, है ना, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, गांधी जी को तो आप जानते ही हो। तो यहीं से हमारे भारत की जो है स्वतंत्रता की नींव पड़ी है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो है इससे जो है इस प्रकार जो है, जैसे यहाँ पे विद्रोह हुआ ना अपने देश को गणतंत्र बनाने के लिए, राजशाही को ख़त्म करने के लिए, तो इसी से प्रेरित होकर भारतवासियों ने भी विद्रोह किया और अंग्रेजों को मार भगाया। तो लुई 16वें को ना न्यायालय द्वारा देशद्रोह के जो है आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही रानी जो है थी उसकी, मेरी एंटोइनेट, उसी वही हश्न हुआ। अब आइए बात कर लेते हैं आतंक राज की। देखिए, बात करते हैं 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रॉबेस्पियर ने जो है नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टियों के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। तो गिलोटिन जो होता है ना, वो 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे गिलोटिन भी, कि गिलोटिन क्या है। गिलोटिन का नाम किस जो है डॉक्टर गिलोटिन ने इस मशीन का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ गया। ठीक है, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की जो है राशनिंग कर दी, है ना।
और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिक के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी की प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी कि महाशय और मदाम यानी कि महोदया के स्थान पे अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन यानी कि नागरिक, सितेयिन यानी कि नागरिका, ठीक है, महाशय और महोदया की बजाय अब जो है नागरिक और नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है। जब देश गणतंत्र राज्य हो गया, ठीक, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या फिर दफ्तर बना दिया गया। और क्या चेंजेस हुए? रॉबेस्पियर ने अपनी नीति को इतनी सख्ती से लागू किया ना कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लग गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस। देखिए, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद जो है उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ से उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो देखिए, बात आई है नेपोलियन बोनापार्ट की, तो थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, बात है 1799। ठीक है। इसमें डायरेक्टरी का शासन समाप्त करके नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं फ्रांस का प्रथम कौंसिल बन गया। अपनी तानाशाही सत्ता स्थापित करने में वो सफल रहा। ठीक है। अपनी शासन की वैधता स्थापित करने के लिए उसने जनमत संग्रह भी करवा दिया, जिसमें से आप मान के चलिए 99.9% मतदाताओं ने अपनी शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। ठीक है। तो क्या था, उस समय फ्रांस यानी कि तत्कालीन फ्रांस में नेपोलियन का उत्कर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। या आप ये मान के चलिए कि नेपोलियन जो है बहुत ज़्यादा तानाशाही हुआ। ठीक है। और जो तानाशाह बनता है उसका एक न एक दिन अंत होता ही होता है। ठीक है। नेपोलियन का वैसे जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप के एक साधारण परिवार में, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वह एक मामूली सैनिक से ऊपर उठकर फ्रांस की गृह सेना में सेनापति बन गया। ठीक है। नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। ठीक है। तो कुछ चेंजेस को हम देख लेते हैं। नेपोलियन ने जैसे देखिए फ्रांस में आर्थिक दशा सुधारने के लिए नियमित कर वसूली की व्यवस्था की। ठीक है। दूसरी चीज़ ये की कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए नेपोलियन ने दीर्घकालिक निर्माण कार्यों पर बल दिया। तीसरी चीज़ ये की कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए नेपोलियन ने जो है केंद्रीकरण पर बल दिया, यानी कि जहाँ फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र शासन दौरान जो है प्रशासन का डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था के तहत विकेंद्रीकृत किया गया। अगली चीज़ ये की कि नेपोलियन के शासन में ने जो है ना एक जो है प्रमुख उपलब्धि है संहिताएं स्थापित की, यानी कि सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, व्यापारिक है ना, यानी कि कॉमर्शियल कोड, पैनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों की स्थापना की। ठीक है। और क्या किया, फ्रांस की क्रांति के बाद जिस तरीके से कैथोलिक चर्च का राष्ट्रीयकरण हुआ ना, उसके जो है संपत्ति जब्त कर लिया गया और राज्य और सामाजिक जो है जीवन से धर्म को विमुख करने की नीति का पालन किया गया। ठीक है। अगली चीज़ ये की कि उसका प्रमुख सुधार था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, यानी कि डायरेक्टरी के शासनकाल में ही ना प्राथमिक शिक्षा का विकास पर जो है बल दिया गया। तो नेपोलियन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना लागू की। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी भी की थी नेपोलियन ने।
लेकिन नेपोलियन का हो गया पतन। कैसे हुआ, किस कारणों से हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, नेपोलियन के उदय में ना फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न अवसरों की प्रमुख भूमिका थी। अब इसलिए नेपोलियन ने स्वयं को क्रांति का पुत्र भी कहा था। लेकिन क्रांति के उद्देश्यों को नेपोलियन ने सत्ता संभालने के बाद अपनी सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ कर अपनाया। अब यही तो चीज़ें होती है ना, कि अब जैसे हमारे यहाँ देखिए, गवर्नमेंट बनने से पहले वादे तो बहुत सारे करते हैं कि हम ये कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। लेकिन जब उनको शासन व्यवस्था मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, वे अपनी सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ कर जो है सारी बाउंडेशन जो है अपने लिए ना होकर दूसरों के करके सुविधा अनुसार जो है अपनी सत्ता संभालते हैं। तो उसने भी यही किया। उसने जो है विभिन्न संहिताओं और शासन के व्यवहारिक पक्षों पर जो है समानता के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि नेपोलियन ने ना समानता के आदर्श को स्वीकार किया, पर अपने विजित प्रदेशों में, यानी कि जहाँ जिन प्रदेशों को उसने जीता था उसने वहाँ जो है ये आदर्श लागू नहीं किया। ये चीज़ उसकी गलत बात थी। दूसरी गलत बात ये थी कि फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण आदर्श स्वतंत्रता को नेपोलियन ने नकार दिया, जो कि बहुत गलत बात है ना। तीसरी चीज़ उसने ये की, उसने क्रांति के अन्य आदर्शों, यानी कि जो कि बंधुत्व और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को ना स्वीकार नहीं किया। अगली चीज़ उसने ये की कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नकारने के अभिव्यक्ति थी, ठीक है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। देखिए, नेपोलियन ने ना फ्रांस के पुराने शत्रु, आप सभी को पता है कि जो है फ्रांस का पुराने से शत्रु है इंग्लैंड। तो नेपोलियन ना फ्रांस के पुराने शत्रु इंग्लैंड को परास्त नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसकी नौसैनिक जो शक्ति थी फ्रांस से बेहतर थी। तो नेपोलियन ने कई आदेश निकालकर अपने विजित प्रदेशों, यानी कि जो प्रदेश उसने जीता था उसमें यूरोपीय राष्ट्रों को कहा कि वे अंग्रेजी माल का बहिष्कार करें। ठीक है। अगली गलत चीज़ उसकी ये थी कि नेपोलियन का स्पेन के साथ शोषणपरक व्यवहार, ठीक है, स्पेन के साथ उसकी बहुत शोषणपरक नीति थी, ठीक है, उसके लिए घातक सिद्ध हुई। अगली गलत चीज़ उसकी ये थी कि नेपोलियन की शक्ति का पतन ना उसके रूस पर आक्रमण के पश्चात हुआ। ठीक है, नेपोलियन ने रूस पर महाद्वीपीय व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 1812 में आक्रमण कर दिया और मॉस्को जीत लिया। लेकिन यह अभियान जो है नेपोलियन के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। तो इन सभी जो है रीज़न के कारण नेपोलियन का पतन हुआ। ठीक है, तो यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो, और जो है अगले पार्ट में हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि महिलाएं क्या रोल अदा की हैं इस क्रांति में, है ना। इस क्वेश्चन के चैप्टर्स वगैरह भी क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गाइज, आप शेयर नहीं करते हो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप शेयर कर दो। अगर आप अपने जो हर व्यक्ति अपने 5 फ्रेंड को भी शेयर करेगा ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए यहीं ख़त्म करती हूँ मैं वीडियो। थैंक यू वेरी मच।